जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके मनुष्य में अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके सिलेबस के लिए आपके एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्लासेज चल रही हैं, एमसीक्यू चल रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेज चल रही हैं। सिलेक्शन पाना है तो सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को फीडबैक करना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आज के टॉपिक का प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। सभी ब्रदर सिस्टर कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लिंगी हार्मोन स्रावित करती है? अधिवृक्क, थायराइड, पीयूष या तेल ग्रंथि की बात कर रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय होता है, ये हार्मोन स्रावित करते हैं। तो कौन सी ग्रंथि लिंगी या हार्मोन स्रावित करती है? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अधिवृक्क ग्रंथि इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आंसर राइट आंसर क्या होगा? अधिवृक्क ग्रंथ इज द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। और भी जैसे ऑप्शंस आप दिए गए, ऐसा नहीं कि और भी ऑप्शन से पूछा जा सकता है, जो भी आपके ऑप्शंस दिए गए होंगे। और पुरुषों में सभी लोग जानते हैं, जैसे मैंने बताया, पुरुषों में क्या होता है, वृषण टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। पुरुषों में माध्यमिक यौन जो विशेषताएं होती हैं, जैसे चेहरे की बाल मांसपेशियों का विकास होता है और प्रजनन के लिए भी आवश्यक होता है। इसी प्रकार फीमेल महिलाओं में क्या होता है, अंडाशय, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का उत्पादन करते हैं। महिलाओं में माध्यमिक यौन विशेषताओं और प्रजनन चक्र के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथियां अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, सभी को कमेंट करना है। स्तन नियंत्रण लैक्टेशन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? स्तन ग्रंथि, गर्भनाल, वृषण या पीयूष ग्रंथि? सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वेस्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, समस्त एग्जाम से पूछे गए प्रश्नों को लिया गया है। तो लैक्टेशन के लिए मुख्य हार्मोन जो होता है वह दूध के उत्पादन और स्त्राव को नियंत्रित करने के लिए होता है। और ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की बात की जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भनाल। और ये जो लैक्टेशन होता है, दूध को बाहर निकालने में मदद भी करता है आपका। तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, इन दोनों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? हृदय के नीचे, मस्तिष्क के नीचे, गले में या उदर में होती है? सभी बताइएगा, सभी ब्रदर सिस्टर, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि सम्मान है। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? क्या आप सभी को पता है? पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क के निचले हिस्से में होती है। इसे हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है। ये एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। किस प्रकार के? मटर के आकार की होती है, और जो एक हड्डी की संरचना में स्थित होती है। तो कहाँ पर होती है? मस्तिष्क के निचले हिस्से में होती है। यहाँ पे मस्तिष्क के निचले हिस्से में होती है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित करने व नियमित करती है? तो शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली क्या है ग्रंथि? शीर्ष ग्रंथि, पीनियल है, पीयूष है, आउटग्रंथ है या हाइपोथैलेमस हो जाए? सभी बताइएगा, सभी को कमेंट करना है। A to Z राइट आंसर कमेंट करना है। और अंत में आप सभी का फीडबैक भी जानेंगे कि आप लोगों को क्या आंसर यहाँ पे फीडबैक मिल रहा है।
तो ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है या नियमन करती है, और वह कहलाता है हाइपोथैलेमस। यह कहाँ होता है? यह मस्तिष्क में होता है और शरीर के तापमान को समन्वय और स्थिर पर बनाए रखने में कार्य करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को कैसे नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है यह शरीर के तापमान को लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है और एक विशिष्ट स्तर होता है जो सामान्य माना जाता है 37 डिग्री सेल्सियस औसतन पर बनाए रखने की कोशिश करता है। जब मान लीजिए कभी शरीर का तापमान सामान्य से अधिक या कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस शरीर को ठंडा करना, गर्म करना, ये विभिन्न तंत्रों को सक्रिय कर देता है। जैसे बॉडी अगर गर्म हुई तो उसको ठंडा करने के लिए मैसेज देने लगेगा, जैसे बॉडी ठंडी हुई उसको गर्म करने के लिए मैसेज देने लगेगा। और जैसे पसीना आता है, मान लीजिए आपके तापमान, शरीर का तापमान अधिक हो तो पसीना आएगा, तो हाइपोथैलेमस पसीने की ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है और पसीना निकले ताकि शरीर ठंडा हो। पसीना निकलने के बाद ही शरीर ठंडा होता है। जैसे कपकपी आ गई, मान लीजिए ठंडी लग गई, यानी शरीर का तापमान कम हो गया, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? कपकपी पैदा करता है जिससे शरीर गर्मी पैदा करे और तापमान बढ़े। यहाँ पे क्या होगा? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का कार्य आपने समझ लिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर का केंद्र जो भूख, जल संतुलन तथा ताप नियंत्रित करता है, नसें, मेरुरज्ज, थैलेमस या हाइपोथैलेमस? मानव शरीर में हाइपोथैलेमस वह केंद्र होता है जो भूख, प्यास, शरीर के तापमान और पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो जब भी आपके एग्जाम में मानव शरीर में भूख, प्यास, जल संतुलन, नियंत्रण, पानी पूछा जाए, आपके शरीर का तापमान पूछा जाए, तो हाइपोथैलेमस के ऑप्शन पे करके चले आना। भूख प्यास का भी भावना को नियंत्रित करता है आपका हाइपोथैलेमस, पानी का संतुलन भी करता है। इसके अलावा भी नींद जगाने का जो चक्र होता है, भावनाएं, यौन क्रिया, अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी आपकी हाइपोथैलेमस का ही कार्य महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है? यानी आपके और हमारे शरीर से कैसी कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि को स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करती होगी? हाइपोथैलेमस, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि का तो कार्य कुछ अलग ही होता है, हम बता चुके हैं, तो ये हो नहीं सकता। तो पीयूष ग्रंथि को स्रावित करने वाला हार्मोन नियंत्रित करे तो कहीं ना कहीं ये भी मानव शरीर में हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को स्रावित होने हार्मोन का नियंत्रण करती है। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को हार्मोन जारी करने या रिलीज करने के लिए संकेत भेजता है, वह हाइपोथैलेमस ही होता है, तो वही नियंत्रण करता है। देखिए, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क एक ऐसा क्षेत्र होता है जो पीयूष ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर होता है, और महत्वपूर्ण यह अंतःस्रावी अंग कहलाता है। ठीक है, जो कि आज का अंतःस्रावी वाला टॉपिक भी हमारा चल रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। पीयूष ग्रंथि में कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों ही कार्य करती है? पीयूष ग्रंथि में दोनों बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी दोनों कार्य करती हो, वह कौन सी है? पीयूष है, अग्नाशय है, वृक्क है, वृषण है? तो पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के कार्य करती है। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जब दोनों तरह के कार्य करती, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को, इसीलिए बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है, सभी को कमेंट करना है। मेरे सभी शिक्षक बंधु, मैं आप सभी का नमस्कार, वेलकम करता हूं आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार के आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा? आप सभी लोग जानते हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी कहलाती है। जब भी आपके एग्जाम में मिश्रित स्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो एक याद रखिएगा, अग्नाशय का नाम कभी ना भूलिएगा। अग्नाशय एक ऐसा अंग होता है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह के कार्य करता है। अग्नाशय में बहिस्रावी भाग पाचन एंजाइमों का स्राव होता है और अंतःस्रावी भाग में इंसुलिन और ग्लूकोजन जैसे हार्मोन का स्थापन होता है। सभी लोग समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को समझने के लिए, फीडबैक करने के लिए। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है।
स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा? सभी बताइएगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट कर देना, फीडबैक कर देना है। और HOD NCERT वेस्ट तैयारी चल रही है यहाँ पे। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो सभी लोग जानते हैं कौन सी कहलाती है? लीवर होता है, यकृत होता है। तो इसे तो हमें समझाने की जरूरत नहीं है, कई बार हम बता चुके हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग ग्रंथि है, यकृत ही कहलाता है, लीवर ही कहलाता है। और यकृत एक ऐसा कार्य है मानव शरीर के आंतरिक में जो 500 से अधिक कार्य करता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है आपके बॉडी के अंदर। इसमें विषहरण, प्रोटीन संश्लेषण, पाचन में सहायता करना, रसायनों का उत्पादन करना, ये सारे कार्य आपके किसमें होते हैं? यकृत और लीवर के द्वारा ही होते हैं। तो 500 से अधिक कार्य आंतरिक कार्य करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पेशी, न्यूरॉन, यकृत या इनमें से कोई नहीं। अगर ग्रंथि पूछ लिया जाए तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप लोगों का फीडबैक क्या होना चाहिए? सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ साथियों, सभी को कमेंट कर देना है, फीडबैक कर देना है। सभी लोग बताइएगा राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पेशी, न्यूरॉन, यकृत या इनमें से कोई नहीं? सभी को बताना है, सभी को फीडबैक करना है, क्योंकि आपका सपना है सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनना, आपके माता पिता का सपना है शिक्षक बनना। तो यहाँ पे क्या है? यकृत होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। इसलिए कई बार घुमा फिरा के हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। अगर ऐसा ही एग्जाम में आए तब भी आपको राइट आंसर देना है। अगला प्रश्न देखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क या पीयूष? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी कहलाई थी? अगर ग्रंथि पूछा जाए तो बस कुछ नहीं, थायराइड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है शरीर के? किस अंग में होती है? तो गले में होती है, सभी को पता होगा। शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को उत्पादन करती है। थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो गर्दन के सामने स्वर यंत्र के नीचे होती है। किस आकार की? तितली के आकार की होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी को कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है? अग्नाशय, थायराइड, पीयूष या अधिवृक्क वाहक? अभी हमने क्या बताया? गले में पाई जाने वाली ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है और इसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाता है। ये श्वास नली के सीधे सामने होती है। और ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। और यह हृदय गति, शरीर का तापमान और ऊर्जा उत्पादन जो अतिरिक्त थायराइड ग्रंथियां होती हैं उसमें कैल्सीटोनिन का भी उत्पादन करती है और जो शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में मदद भी करती है, कैल्सीटोनिन। अगला प्रश्न देखिएगा। इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम कर रहे हैं। कितना भी लेवल आए आपसे बनना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु किस रूप में आयोडीन लवण को ग्रहण किया जाता है? थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु किस रूप में आयोडीन लवण को ग्रहण किया जाता है? आयोडीन लवण यानी साल्ट की बात की जा रही है। सभी लोग बताइएगा। क्या वह KL है, क्या O3 है, ICI या IBR है? थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से काम करने के लिए आयोडीन को मुख्य रूप से सोडियम आयोडाइड और इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड के रूप में नमक में मिलाया जाता है। सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, जिसे आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। यह आयोडीन क्या करता है? थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है जो शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे चयापचय, हृदय गति, विकास। ये कौन करता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? KiO3। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन की खोज किसने की? सभी को कमेंट करना। जी हाँ साथियों, इंसुलिन की खोज किसने की है? क्या आपके AF वेटिंग है, एडवर्ड जेनर है, रोनाल्ड रॉज है, या SA वैक्समैन की बात की जा रही है? सभी बताइएगा। इंसुलिन की खोज की बात की जाती है तो एक ही नाम आता है, वह आता है AF वेटिंग या फेडरे ग्रांट वेटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट। 1921 में इन्होंने किया था और ये वैज्ञानिकों की एक टीम थी। और तो किस कब खोज की गई? 1921 में बैटिंग और बेस्ट ने की थी। और इसका जो इलाज है इंसुलिन का, किसमें होता है? मधुमेह में इलाज में संभावित उपयोग किया गया था। मधुमेह को क्या बोला जाता है? सभी लोग बताइएगा। शुगर। और बैटिंग और जॉन मैक्लियोड को कब 1923 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इंसुलिन की खोज के लिए? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। तो हर तरह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से एग्जाम में आए भैया आपसे बनना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हार्मोन के रूप में जो कार्य करने वाली प्रोटीन होती है उनका उदाहरण बताना है। ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन, कैरोटीन या केसिन की बात करें तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन का उदाहरण क्या है? जैसे मान लीजिए इंसुलिन हो गया, कुछ ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, वृद्धि हार्मोन हो गया। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे दिया गया है ना, तो ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एक प्रजाति के जंतुओं द्वारा दूसरी प्रजाति के जंतुओं की ओर आकर्षित होने वाला कौन सा रसायन उत्तरदायी होता है? जब एक प्रजाति का जंतु दूसरे प्रजाति के जंतु से आकर्षित होता है तो उसमें जो आकर्षित होने वाला हार्मोन्स होता है वह कौन सा होता है? वह फेरोमोन होता है। फेरोमोन एक विशेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन होता है जो एक प्रजाति के सदस्यों को आकर्षित करना या खतरे की चेतावनी देना या साथी को आकर्षित करने जैसे उद्देश्यों का उपयोग किया जाता है, वह होता है फेरोमोन। ये गंध के माध्यम से काम करता है और प्रत्येक प्रजाति के फेरोमोन अद्वितीय होते हैं, एक दूसरे को पहचान भी सकते हैं। कि कुछ कीड़े साथी आकर्षित करने के लिए फेरोमोन का उपयोग करते हैं, कुछ स्तनधारी अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए फेरोमोन का उपयोग करते हैं। तो फेरोमोन के लिए क्या है? साथी को आकर्षित करना, खतरे की चेतावनी देना, क्षेत्र को चिन्हित करना, सामाजिक संबंध, ये सारी चीजें होती हैं। सामाजिक संबंध में मधुमक्खियां भी आती हैं कि जानवरों में फेरोमोन का उपयोग सामाजिक बंधन के लिए भी किया जाता है। जैसे मधुमक्खियां फेरोमोन का उपयोग करके अपने छत्ते में अन्य मधुमक्खियों के साथ संवाद करती हैं। तो फेरोमोन आपने समझ लिया क्या सारी चीजें हैं इसका A to Z। आइए बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। शरीर की उत्तेजना हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती? अगर मान लीजिए बॉडी शरीर में उत्तेजना लाना हो तो उसके लिए कौन सी ग्रंथि होती है? तो मुख्य रूप से अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्लैंड होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जब उत्तेजना होती है तो उस समय सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन होता है? तो वह होता है एड्रेनालाइन या एपिनेफ्रिन की बात करेंगे, एड्रेनालिन की बात की जा रही या ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी बोलते हैं उसको, सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होता है। यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है और यह लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तेजना के दौरान हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन दर को बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है और खतरे का सामना करने को तैयार भी रहता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन इधर राइट आंसर, एड्रेनालिन की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन की बात कर रहे हैं। पुरुष में मुख्य रूप से जो हार्मोन होता है वह टेस्टोस्टेरोन होता है, कई बार हम बता चुके हैं, अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तत्कालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रिनल, थायरोक्सिन, वसोप्रेसिन या इंसुलिन। तत्कालीन हार्मोन, तत्कालीन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन को एड्रेनालिन बोला जाता है या एड्रेनालिन की बात की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और शरीर को लड़े और भागो प्रतिक्रिया के लिए भी ये भी तैयार ही रहता है। तो एड्रेनालिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। किस हार्मोन का स्राव पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। जिस हार्मोन का स्राव जो है पीत पिंड द्वारा होता है या कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो हो नहीं सकता, हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन में हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन गर्भाशय की परत को मोटा करना और गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको पीतपिंड या कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, वह होता है प्रोजेस्टेरॉन। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ से होता है, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि या अस्थियों में होता है। सभी बताइएगा। वृद्धि हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, अर्थात पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि मस्तिष्क से निचले हिस्से में होता है, कई बार बता चुके हैं। इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि यह अन्य हार्मोन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। कब्र विकार, ग्रेव विकार किसकी वजह से होता है, थाइमस के अतिस्राव से, थायराइड के अतिस्राव से, थाइमस के अल्प स्राव से या थायराइड के अल्प स्राव से। मतलब थाइमस और थायराइड के बीच ये है इस प्रश्न का उत्तर। तो कब्र विकार जो होता है जिसे हम ग्रेव विकार कहते हैं, यह ऑटोइम्यूनस बीमारी होता है जो आपके थायराइड ग्रंथि के को प्रभावित करता है, जिससे वह अधिक थायराइड हार्मोन बनाती है और यह हाइपर थायराइडिज्म का एक कारण होता है। थायराइड ग्रंथि में अल्प स्राव या अधिक स्राव दोनों को ही थायराइड विकार कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे थायराइड के अतिस्राव इज द राइट आंसर माना। थायराइड का अतिस्राव का हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अमाशय में पेप्सिन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं, एसिडिक, इनलाइट, मेन या स्फिंक्टर कोशिका की बात करेंगे। तो अमाशय में पेप्सिन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं। अमाशय में पेप्सिन का स्राव कुछ कोशिकाएं होती हैं, मुख्य कोशिकाएं करती हैं, जैसे पेप्सिनोजेन नामक निष्क्रिय एंजाइम का उत्पादन करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताइएगा। अगर आपसे बन रहा है तो बिल्कुल करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, मेन कोशिका जो होती है। मैंने बताया ना मुख्य कोशिका को मेन कोशिका बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी कमेंट करते रहिएगा, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। स्तनपाइयों में ग्राही या सेंस ग्रंथि संबंधित है, किससे संबंधित होती है, अतिरिक्त लवणों के निवारण से, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के निष्कासन से, ताप संतुलन से या लैंगिक आकर्षण से होती है। सभी बताइएगा, स्तनपाइयों में ग्राही या सेंस ग्रंथि किससे संबंधित होती है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं, यह होगा ताप संतुलन से, इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, ताप संतुलन।
और ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सभी को समझना है, फीडबैक करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य के ग्रीवा में एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है? मनुष्य के ग्रीवा में एक एडम्स एप्पल होता है, उसको क्या कहा जाता है? ग्रीवा गला समझ गए ना सभी लोग। मनुष्य के गले में एक स्वर यंत्र होता है, उसके सामने ठीक थायराइड उपस्थित होता है, और उसी को उभार को एडम्स एप्पल बोला जाता है। एडम्स एप्पल आपने थोड़ा, जिसे हम घुटकी बोलते हैं ना, थोड़ा जैसे पानी पिएंगे वो ऊपर नीचे आता रहता है, तो एडम्स एप्पल को क्या कहा जाता है? तो एडम्स एप्पल को क्या कहा जाता है? उभार हुआ एडम्स एप्पल, या उभार पुरुषों में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, खासकर यौवन के दौरान ये बहुत अधिक बड़ा भी हो जाता है। कब के दौरान? यौवन जब अवस्था आती है, तो थायराइड मज्जा इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोग समझिएगा, एक मासिक धर्मचक्र मेंसुरेशन साइकिल की अवधि कुल कितने दिन तक होती है? एक मासिक धर्मचक्र मेंसुरेशन साइकिल की अवधि में कुल कितने दिन परिपक्व अंडे बनते, कुल कितने परिपक्व अंडे बनते हैं, ये पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक मासिक धर्म चक्र में अवधि के दौरान कुल कितने परिपक्व अंडे बनते हैं, सभी बताइएगा। कितने अंडे बन जाते हैं? क्या आप कब अभी आपने सुना है, जाना है, समझा है? सभी लोग बताइएगा। तो अधिकतम यहाँ पर कितने बन जाते हैं? एक ही बनता है। कितना है? एक ही बनता है। ये कुछ मामलों में एक से अधिक भी बनते हैं, परिपक्व हो सकते हैं और ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो सकते हैं, जिससे जुड़वा बच्चे की संभावना तभी अत्यधिक होती है, लेकिन ज़्यादातर एक ही होता है। बहुत कम होता है जो डबल होते हैं, तभी जुड़वा बच्चे होते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी कमी से ग्वाइटर घेंघा रोग होता है? लोहा, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन। तो सभी लोग जानते हैं, ये नॉर्मल सा प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होता है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ए टू जेड सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए। और 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर बेहतरीन लाजवाब आ चुका है, और सभी को कमेंट करना है, सभी ब्रदर सिस्टर कमेंट कीजिएगा। अल्प आयोडीन मात्रा युक्त नमक उपयोगी होता है। जो नमक में कम आयोडीन की मात्रा, अल्प मतलब बहुत कम होता है। निम्न रक्तदाब हेतु, निर्जलीकरण से बचाव हेतु, थायराइड ग्रंथि की क्रिया हेतु, या लार ग्रंथि के लिए होता है। अल्प आयोडीन मात्रा युक्त, अगर आयोडीन कम है उसमें, तो वो किसके लिए होता है? वह कहीं ना कहीं आप जानते हैं थायराइड ग्रंथि की क्रिया हेतु किया जाता है। ठीक है, चलिए। और अगला प्रश्न है जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जाएगा, इसका आंसर सभी को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। ऐसा रंजक जो मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करता है, मेलानिन, रोडोप्सिन, ओडोप्सिन, या एंथ्रोसाइनिन। ऐसा रंजक जो मनुष्य के शरीर को रंगत प्रदान करता, रंगत मतलब निखार आना। एसएससी लेवल के प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, और यही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, तो कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। 30 क्वेश्चन में से आप लोगों को क्या फीडबैक रहा है, सभी को कमेंट करना है, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स का जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। मिलते हैं आपकी अगली क्लास 7 PM पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।